एफबीआई ऑफिसर ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, लेकिन यहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। ना सिर्फ एफबीआई बल्कि उसकी 3 टॉप लेवल एजेंसी भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों में सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री बन चुका है। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। ओशन में मौजूद ये छोटा आयरलैंड है, सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। अल्कट्रास के नाम से ये छोटा सा आयरलैंड समुद्र में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आयरलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके इर्द गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई हैं। जेल सार्जेंट की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आयरलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशन को देखते हुए सन 1934 में इसको फेडरल प्रिजनर डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई सन 1962 को अल्कट्रास का सारा भ्रम टूटा जब 3 प्रिजनर यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारती से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिसमें जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इन दोनों को एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑन और ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्कट्रास जेल में बैंक रॉबरी की वजह से ही रखा गया था। और आखिर में यह है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कट्रास में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्कट्रास से भागने का आइडिया सबसे पहले सन 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उसका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी के जेलर ने इनको सभी को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। अब इनका पहला टारगेट पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई सन 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम रीजेंट्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर मिसिंग थे। जब स्टाफ के तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में इंग्लिश ब्रदर समीद फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्हें सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सर से बना हुआ ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। यह मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर आयरलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आयरलैंड की जांच शुरू कर दी।
लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिला। सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में भी एक नहीं बल्कि तीन प्रिजनर भागे तो भागे कैसे। याद रहे, इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपनी सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने एक्सेप्ट किया था कि सारा प्लान असल में इसी का था। उसी ने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा सा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.30 इंच थी। एलन को इस सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवार सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीने से चारों प्रिजनर मौका ढूंढकर इस वेंट के इर्द गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराई हुई चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था, जब जेल में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है, जहां वे अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्कट्रास जेल में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और वो इसी बहाने अपने भागने का प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आयरलैंड की 15 फुट ऊंची फेंस को टॉप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रखी थी। रबर रेन कोट को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। यह रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर एफबीआई के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से उन सभी को पहले अल्कट्रास के नॉर्थ में एंजल आयरलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्कट्रास के इर्द गिर्द सारे लैंड्स पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर को समंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी एफबीआई को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट जहां ये सारी चीज बनाई गई थी, वह सीक्रेट शॉप और जिस पाइप पर लटककर वो नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के फिंगरप्रिंट देखकर तो यही वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब एफबीआई के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजनर और उस जेल की मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर को ढूंढना शुरू कर दिया गया। पर उनको कहीं भी ना प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैदल मिला, जो कि माना जाता है कि उसी राफ्ट का ही पार्ट है।
उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिसमें प्रिजनर का पर्सनल सामान जैसी फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर जिंदा मेंस लैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि यह आइटम ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगा। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो कोई बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी का पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर राफ्ट से नहीं बल्कि खुद तैर के मेंस लैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि सन 1962 में एस्केप के बाद एफबीआई ने इंग्लिश ब्रदर की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विंडनर ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लीरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने एफबीआई को ये भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 लेडीज अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लीरेंस ही भेष बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों लेडीज कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद इंग्लिश भाई के कजिन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर करी। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये इंग्लिश ब्रदर्स ही हैं, लेकिन उस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी एज इंग्लिश भाइयों से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब इंग्लिश ब्रदर की जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक कोई उनका अता पता ना चल सका। एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया। सन 1989 में हिम्मत हारकर एफबीआई ने भी ऑफिशियल इस केस से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ यूएस मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज जेल को आज नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिज्म ब्लॉग बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले इंग्लिश ब्रदर फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाना।